ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां बढ़ रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही के दिनों में ललन सिंह की नजदीकियां कह सकते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बढ़ती हुई नजर आई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की के बीजेपी भी यहाँ पर दांवपेच खेलने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की तैयारी जो है वो कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं और क्या वो सोच रहे हैं, इसका अभी तक कोई उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बिहार में बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए क्या अब नीतीश कुमार अपने ही बागी चेहरों को मजबूत करने में लगे हुए हैं? क्या नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के आधार पर भाजपा को ही ललकारने वाले हैं? नीतीश कुमार भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कई दफा हाथ जोड़ते हैं और अंदाजा लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री चेहरे के लिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर रहे हैं, जहां सिफारिश की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार की एक नहीं सुनी जाती है। 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री का, लेकिन कोई नतीजा सीएम चेहरे और सीट शेयरिंग को लेकर नहीं निकलता है। और जहां नीतीश कुमार गुजारिश करते हुए नजर आए, इस बीच में अब एक और बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है कि बीजेपी मानो तो नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने वाली नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को अब अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग हटकर सोचना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष चुना गया। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उनके ही मुस्लिम नेताओं का विरोध करना नीतीश कुमार पर इतना भारी पड़ा कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी को बनाया। इसके बाद कई और बड़े फैसले लिए। नीतीश कुमार ने फैसला लिया अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के लिए, स्वर्ण आयोग अध्यक्ष के लिए और मछुआरा आयोग अध्यक्ष के लिए। जहां स्वर्ण आयोग के लिए उन्होंने महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया, अनुसूचित जाति आयोग के लिए मनोज कुमार को, तो वही मछुआरा आयोग का अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया गया। तो क्या ललन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, जो इन दिनों बिहार में लगातार प्रचार कर रहे थे, नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ा रहे थे, ये बड़ी जिम्मेदारी ललन सिंह को सौंपकर क्या नीतीश कुमार ने ललन सिंह के बागी कदमों को रोक लिया है? इससे जुड़े हुए सवाल बन जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था बिहार में, उस दौरान ललन सिंह ने कहा था कि आपको 5,000 से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करनी है अगर विधानसभा में टिकट चाहिए। तो ये माना गया कि यही ललन सिंह है जो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अल्पसंख्यक वर्ग नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता, यानी कि नीतीश कुमार का साथ दे ही नहीं रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार को एक वर्ग का अध्यक्ष बनाया जाता है मछुआरा आयोग का। ऐसे में क्या ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर ललन सिंह को रोकने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नाज़मीन की वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने मुखरता के साथ अपनी बात रखी, नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कम्युनल और सेकुलर में कोई फर्क नहीं रह गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार पर भी सवाल उठाया। उसके बाद ललन सिंह का जो बयान सामने आता है वो बेहद ही चौंकाने वाला होता है। ललन सिंह कहते हैं कि भाई हम इन नेताओं को जानते तक नहीं है और इन नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही नीतीश कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष बनाकर अल्पसंख्यक विभाग का कहीं ना कहीं ललन सिंह के मुंह पर एक कह सकते हैं कि बड़ी चुप्पी कहीं ना कहीं साधने के लिए कोशिश की है, क्योंकि देखा जाए तो ललन सिंह हमेशा से जेडीयू की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। जेडीयू में रहकर भी वो लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी पर सवाल उठने लगते हैं। अम्बेडकर विवाद को लेकर जिस तरीके से पक्ष ललन सिंह ने रखा था वो भी सवालों के घेरे में था, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से अम्बेडकर विवाद को लेकर जो बयान दिया गया, जिस तरीके से अम्बेडकर को लेकर बयान दिया गया, उसके बाद से विपक्ष हमलावर था। नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे से चुप्पी साधे रखी, तो वहीं ललन सिंह जो है खुलकर सामने आते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बचाव में। इसके साथ ही जब उनका बयान सामने आता है कि भाई अल्पसंख्यक जो है वो
जेडीयू को वोट नहीं करते, फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। पार्टी में दबाव बनता है, खलबली मच जाती है और नीतीश कुमार और तमाम कह सकते हैं कि बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो रुख ललन सिंह का था, लेकिन सवाल यहाँ पर बन जाता है कि महाराष्ट्र में संजय राउत ने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार को खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को खाने में लगी हुई है। उनकी ही पार्टी के 6 से 7 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा ललन सिंह की तरफ था। तो क्या ललन सिंह जो सांसद है वो क्या कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कोई बड़ा पद वो भी हासिल कर ले? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। खासतौर पर ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां बढ़ रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हाल ही के दिनों में ललन सिंह की नजदीकियां कह सकते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बढ़ती हुई नजर आई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ती हुई देखी गई थी। खासतौर पर मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर सरकार का समर्थन कहीं ना कहीं जेडीयू ने किया था। जेडीयू के 6 विधायक थे, लेकिन 5 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि भाई जो चीजें हैं, जो कह सकते हैं नीतीश कुमार की पार्टी है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, उसे दिल्ली से चलाया जा रहा है, ना कि नीतीश कुमार चला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो सरकार है वो क्या वाकई में नीतीश कुमार चला रहे हैं या फिर दिल्ली से उसे चलाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के जो तमाम आरोप है इसको खारिज करते आए हैं नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो भाव ढंग जो नजर आता है, इससे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अब नीतीश कुमार पर सवाल उठने तो लाजमी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार का दौरा कर लेते हैं, फैसला नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ जाते हैं, फैसला नहीं होता। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार दबाव बना रही है, नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं, तो नीतीश कुमार को कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। वफा मेरे साथ मौजूद है। वफा, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया तो नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प हो सकता है? नीतीश कुमार के लिए काफी सारे विकल्प हैं। उनके साथ में वो आरजेडी के साथ में जा सकते हैं और अगर वो चाहें तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पर नीतीश कुमार ने जब चाहा है, जब उनको लगा है कि उनका सम्मान एनडीए के अंदर नहीं हो रहा, इंडिया गठबंधन में गए हैं, और जब इंडिया गठबंधन में उनको लगा तो एनडीए में आए हैं। तो ये कोई नीतीश कुमार के लिए नई बात नहीं है, उनको इन चीजों की आदत है। और जिस तरह के अभी समीकरण बन रहे हैं, आपने देखा कि नीति आयोग की बैठक में आते हैं और उस बैठक में वो पहुंचते भी नहीं है। उसके अगले दिन बैठक होती है जहां पर एनडीए शासित मुख्यमंत्री जो है सभी आए होते हैं, लेकिन उस बैठक में पहुंचते हैं तो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बिहार पहुंचते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि शायद जो है सीट शेयरिंग का या तो फॉर्मूला तय हो जाएगा या फिर उनको सीएम फेस बना दिया जाएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बीजेपी भी यहाँ पर दांवपेच खेलने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की तैयारी जो है वो कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं और क्या वो सोच रहे हैं, इसका अभी तक कोई उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक संकेत जरूर दिया है। क्योंकि जब मोदी जी बिहार पहुंचे उससे पहले ही उन्होंने एक 6 प्रोजेक्ट्स जो मांग की, उन्होंने कि 6 प्रोजेक्ट्स रेलवे से मांगे। हालांकि अगर वो चाहते तो नीतीश कुमार जो है मोदी जी से खुद बात कर भी सकते थे, दिल्ली आकर भी बात कर सकते थे, बिहार में भी बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, बल्कि उन्होंने लिखित में वो प्रोजेक्ट्स की मांग की, डिमांड की, जिससे जनता के अंदर एक मैसेज जाए कि वो तो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो उनको शायद काम करने नहीं दे रही है। और उन्होंने बीजेपी को ये साफ संकेत भी दे दिया कि अगर आप हमें जो है अगर सीएम फेस नहीं बनाएंगे या फिर साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम अलग रास्ता भी चुन सकते हैं। और उन्होंने वक्त वक्त पर जो है, समय समय पर जो है ऐसी मांगे करते भी रहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एक 32 पन्नों का लेटर जो है उन्होंने मोदी जी को लिखा था, उसमें अपनी मांगे मनवाने की कोशिश की थी। यानी जब जब उनको लगता है कि अब एनडीए के अंदर इज्जत नहीं हो रही है या साइडलाइन करने की तैयारी हो रही है तो वो अपनी मांगे को रख देते हैं। तो ऐसे में अब बिल्कुल ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और बीजेपी क्या उनकी मांगों को मानेगी। जो 6 प्रोजेक्ट्स उन्होंने मांग की है उनको मानेगी या नहीं मानेगी, और सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, और नीतीश कुमार को सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि महायुति गठबंधन ने तय किया कि मिलकर चुनाव तो लड़ा जाएगा। सीएम चेहरा तो यहाँ तय नहीं किया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे का चेहरा कहीं ना कहीं मानो आगे हो ही गया था। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और यही बात
बिहार में आरजेडी के नेता कर रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो बेशक लड़ ले, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद भी खेल हो सकता है और एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार को भी हटाया जा सकता है। लेकिन सारा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है सीट शेयरिंग को लेकर और नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जिम्मेदारी तो दी, लेकिन देखना होगा इस जिम्मेदारियों के साथ क्या बिहार में मजबूत हो गए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, या फिर भाजपा का प्रभाव अभी भी नीतीश कुमार पर है। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।